Hello and assalamu alaikum to everyone. Today, presenting the second episode of the same series, addressing the issues of neurodiversity. आज हमारे साथ वो हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं. A speech pathologist, her name is Shazia Malik. She is the co-founder and principal of Hopin. अपने करियर का मज़ीद प्रोफाइल and some inspiring stories she will share for us now. Thank you. Over to you, Shazia. जी अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much, Hira, for inviting me on this platform of innovative minds. I wish कि मेरी और आपकी जो conversation है हमारे देखने और सुनने वालों के लिए बहुत informative हो. Let me introduce myself. I am speech language pathologist by profession, and I have done specialization in two fields: behavioral sciences and speech language pathology. हमारा एक सेंटर है होपिन के नाम से, and we are based in Swan Gardens, Islamabad. उसकी मैं co-founder भी हूँ. I'm working as a principal and speech language pathologist over here. Secondly, I am consultant speech pathologist at Shafi International Hospital. जी. Okay, that's great. You have a very good career profile. Let's moving straight to questions because सबसे ज़्यादा questions हमें receive हुए हैं एक speech pathologist के लिए, and still people are sending me inbox, and I'm really sorry some questions I was unable to put into the list, but I am really promising you that Shazia Malik will respond to them as quickly as she can. So starting with question number 1. Which is the age to start worrying about speech, or how to identify a delay? I mean, what indicates a delay? ये आप बेहतर तौर पे क्वेश्चन की नेचर को समझ सकती हैं. इट केम स्ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स. कौन सी ऐसी उम्र है जिससे हमें सोचना चाहिए कि अब स्पीच नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? जी देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि वी एज अ प्रोफेशनल सेज अर्ली इंटरवेंशन ब्रिंग्स बेटर प्रोग्नोसिस. जितना जल्दी आप अपने बच्चे को किसी स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट के लिए ले आए उतना ही अच्छा है. देखिए, नॉर्मल एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज का एक पैटर्न है जिसमें प्री रेक्विजिट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री रेक्विजिट स्किल्स में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बच्चा बोलने से पहले, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से पहले रिसेप्टिव स्किल्स सीखता है. वो आई कांटेक्ट देता है, वो कमांड्स को फॉलो करता है, इमिटेट करता है, पॉइंटिंग करता है, वो अपने नाम पे रेस्पॉन्स देता है. अगर आपका बच्चा इन प्री रेक्विजिट स्किल्स में कहीं ना कहीं लैकिंग है या आपको लगता है कि देयर इज सम डेफिसिट, यू शुड गो फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट. दूसरी चीज इसमें ये आ जाती है कि हम कहते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज की यूनिवर्सली डिफाइंड कुछ स्टेजेस हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 साल के बच्चे के पास 3 to 5 वर्ड्स होते हैं, वो सिलेबल्स बोलता है लाइक मामा, बाबा, दीदी, आ जाओ, ऐसे कुछ साउंड्स. अगर आपका बच्चा, और इसी तरह 2 साल का बच्चा जो है उसके पास 250 प्लस का एक वर्ड बैंक मौजूद होता है. 3 साल का बच्चा तो माशाल्लाह स्कूल जाता है और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो एक पूरी स्टोरी सुनाता है अपने अल्फाज में, तोतलेपन में. अगर आपका बच्चा इन स्टेजेस में आप देखें कि अगर कंफर्म करता है तो इट्स ओके, अगर कहीं डेविएटेड है तो फिर देयर इज अ रेड फ्लैग फ्रॉम हिज और हर पीयर ग्रुप. ठीक है, अगर हम उम्र से वो बच्चा अपने 6 माह से पीछे है अपने हम उम्र से, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी डिले. अगर वो अरसा 6 माह से ज्यादा हो गया है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. आपको इस प्रोसेस से अपने बच्चे को गुजारना है कि कोई असेसमेंट करवा ली जाए. जी, जितना मैं समझ पाई हूँ आपके आंसर को इन सिंपल वर्ड्स, आप ये कहना चाह रही हैं कि 2 साल के बच्चे में जो क्वालिटीज हैं दैट इंक्लूड कि वो पॉइंटिंग टू वर्ड लैंग्वेज और आपकी बात पे रिस्पॉन्स करना ही शुड डू. बिल्कुल ऐसा ही है. 2 साल के बच्चे के पास, जैसे मैंने आपको कहा, 250 प्लस का वोकैबुलरी बैंक होता है. ठीक है, अब उसमें देखिए अगर 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है जो उसकी पेयर ग्रुप से डेविएटेड है, तो आपको उसकी असेसमेंट करवानी चाहिए. और उसमें आपने ये भी देखना है कि देखिए हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं हमारा बच्चा बोलता नहीं है. लेट्स सपोज उसकी एज को आप 2 इयर्स कंसिडर करें. देखिए हमने सबसे पहले ये चीज रूल आउट करनी है, क्या बच्चा बातों को समझता है,
क्या उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज इंटैक्ट है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कमांड फॉलोइंग है, वो प्री रेक्विजिट्स को देखना होता है। इसमें हेयरिंग का भी जो एक एलिमेंट है वो भी देखना है कि क्या बच्चा आवाजों को सही से सुन भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साथ ही हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं ना, एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। और ये याद रखिए कि कम्युनिकेशन एक टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, इसमें वन साइडेड नहीं है कोई चीज। बच्चा बोलेगा, बच्चा जवाब देगा, सुन के प्रोसेस करेगा, और ये एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में भी बच्चा आपको लगता है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये कोई डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है बच्चा, तो इसको रूल Okay. आउट करना ज्यादा बेहतर है कि आप टाइमली कर लें। Okay, here I would like to highlight multicultural countries, multicultural language। जब आप ऐसे किसी सेटअप में जाते हैं जहाँ पर dual languages हैं या इससे ज़्यादा बच्चों का exposure जी है at the age of 2, हो सकता है उनका word bank 250 words का ना हो, तो receptive skills को check करना is really important कि वो आपकी बिल्कुल command बिल्कुल को ले ऐसे। और follow करे, and he should be a good observer too। जी बिल्कुल, बायलिंगुअल का तो एक फैक्टर आता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बायलिंगुअल कंफ्यूजन के साथ होते हैं। अम्मा जो है वो पश्तो बोलती हैं, अब्बा इंग्लिश बोलते हैं, बच्चा पिक नहीं कर पाता कि विच लैंग्वेज हैज टू फॉलो। अब उसमें फिर कंफ्यूजन आती है, बच्चा सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी Okay, एक लैंग्वेज की। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम कहें तो एक असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए द सेम क्वेश्चन कम्स जी कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ स्पीच डिले और द चाइल्ड लाइज इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। जी, देखिए स्पीच डिले इज नॉट स्पेसिफिक टू ऑटिज्म, पहली चीज। और जो डिले स्पीच का बच्चा है ना, उसके जो डेवलपमेंट का पैटर्न है ना, दैट वुड बी टिपिकल। अब टिपिकल से मतलब ये है कि देखिए हमें पता है, अगर स्पेसिफिकली हम स्पीच एंड लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें बच्चा सबसे पहले क्यूइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर बच्चा वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स के कुछ साउंड्स बनाता है, फिर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। ये एक नॉर्मल और टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है। बच्चा जो स्लो लर्नर का होगा, उसका पेस ऑफ लर्निंग स्लो होगा, लेकिन वो कैच कर जाए, ठीक है, पहली चीज। अब अगर ऑटिज्म की बात करें, तो उसका जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है दैट वुड बी एटिपिकल। हमने 2.5 और 3 साल के बच्चों को भी देखा है जो विदाउट गेटिंग इनटू फॉर्मल एजुकेशन दे स्टार्ट रीडिंग। एक स्टोरी बुक पढ़ी, नेक्स्ट डे उन्होंने खुद ब खुद पढ़ ली, ठीक है। दूसरी चीज वही प्री रेक्विजिट्स की आ जाती है कि उन बच्चों में प्री रेक्विजिट्स स्किल्स जो हैं वो थोड़ी लैकिंग होती हैं। बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते, उनके बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, कमांड फॉलोइंग, ऐसे लगता है जैसे उनका हेयरिंग का कोई इशू है, वो सुन नहीं पा रहे, हालांकि वो सब कुछ सुनते हैं, प्रोसेसिंग डिफिकल्टी होती है। और तीसरी चीज ये है कि हमेशा ऑटिज्म को, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं और हम ऑटिज्म को असेस करते हैं, तो हम 3 मेन क्राइटेरिया पर असेस करते हैं। सबसे पहली चीज है सोशल स्किल्स। बच्चा सोशल स्माइल नहीं देगा आपको, उसके सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होंगे, और प्रैग्मेटिक स्किल्स में वो वीक होगा। सेकंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चा डेफिनेटली एक्सप्रेसिव स्किल्स डेफिसिट्स के साथ आएगा, पेट में दर्द होगा नहीं बताएंगे, हाइपर होंगे, एग्रेसिव होंगे। तीसरी चीज है बिहेवियर। बिहेवियर में स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होंगी, कुछ फिक्सेशंस होंगी, और रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी देखने में आते हैं ऑटिज्म के बच्चों में। तो स्पीच डिले इज नॉट स्पेसिफिक टू ऑटिज्म। वेरी क्लियर आंसर, मैं बिल्कुल आसानी से समझ गई आपने क्या बताने की कोशिश की। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, related question, it's same sort of it falls in the same category. The child who has achieved all milestones at appropriate age but is delayed in speech, what is the reason? जी, इस इशू के साथ बहुत से जा रही है या नहीं। दूसरी चीज होती है, उसमें हम मदर से पूछते हैं कि क्या बच्चा रोया था एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज क्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि उसमें बच्चों का इंट्राओरल प्रेशर नहीं होता बच्चों sorry के। sorry to हाँ, interrupt sorry to interrupt जी जी, there was some buffing in the recording, तो आप प्लीज इस आंसर को दोबारा से रिपीट कीजिए। what was number 1? श्योर, ओके। देखिए जब हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको असेस करते हैं, तो सबसे पहले हम,
अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है तो हम सबसे पहले हेयरिंग इम्पेयरमेंट को रूल आउट करते हैं कि कहीं अगर बच्चा बोल नहीं रहा तो क्या बच्चा ठीक से सुन रहा है। ठीक है, इस चीज को रूल आउट करने के बाद हम केस हिस्ट्री से ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। जैसे हम मदर से पूछते हैं क्या बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ रोया था, क्योंकि क्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, उसमें उन बच्चों का इंट्रा ओरल प्रेशर नहीं होता, उनकी ब्लोइंग और सकिंग स्किल्स नहीं होती, बच्चे ब्लो नहीं कर सकते, उनकी आवाज बहुत वीक होती है, साउंड्स नहीं निकाल पाते, तो हम उनको फिर ब्लोइंग और सकिंग थेरेपीज, ओरोमोटर मूवमेंट एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। तीसरी Uh-huh. चीज बाइलिंगुअलिज्म की, जैसे हमने डिस्कस किया कि बाइलिंगुअल कंफ्यूजन, और फोर्थ जो है वो उसमें लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट नहीं होता उन बच्चों का। देखिए हमारे यहाँ अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का रिवाज है, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नहीं है, और पेरेंट्स जो हैं वो जॉबियंस हैं, और जो हमारे मेड्स और सर्वेंट्स हैं वो बच्चों को मोबाइल्स दे देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, तो बच्चों के अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाती। हमारे पास सबसे ज्यादा हिरा, आप बिलीव करें, ऐसे ही लॉट आ रही है इन बच्चों की जो कि वर्बल हैं बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिव। आप एक चीज ध्यान में रखिए कि बच्चा आपका वर्बल है बट ही इज नॉट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशन इज अ टू वे Two-way प्रोसेस। process. Mm-hmm. बच्चे को अब गैजेट्स ने और यूट्यूब ने बहुत कुछ सिखा दिया, राइट। उसको बहुत सारी वोकैबुलरी बैंक में उसका बहुत अच्छा है, फ्रूट्स पता है, एनिमल्स पता है, बॉडी पार्ट्स पूछेंगे नाम बता देंगे, आईज नोज ईयर्स। क्या नहीं पता, कम्युनिकेट नहीं करना आता, नाम बताएं नहीं बताएंगे, कैसे हो आप नहीं बताएंगे, ठीक हूँ। कम्युनिकेशन नहीं है बच्चों की। उसका रीजन ये है कि स्क्रीन ने उनको सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन किसी से बातचीत कैसे करना है, रेसिप्रोकेट कैसे करना है, वो रेसिप्रोकल स्किल्स नहीं है हमारे बच्चों में। ये एक चीज है जो बहुत ज्यादा इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इन सब फैक्टर्स में से अगर कोई एक भी फैक्टर होगा तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टी आएगी। जी Another important point that came to my mind just now, uh, जब आप स्पीच थेरेपी को एनालाइज करते हैं, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जैसे कि अभी मेंशन हुआ कि ट्रैवलिंग, हाउ टू डू ट्रैवलिंग, अ किड कैन टेल 10 थिंग्स दैट ही कैन ट्रैवल ऑन, बट it's really important to ask your kid why we use a bus. He will not answer you. A speech therapist can practice a lot of stuff like 10 things about that, 10 things about, but kids need to know what is the use of this thing, why we use a washing बिल्कुल machine, why we use the oven. This is the real speech therapy. This is not a speech therapy that a kid can name 10 fruits. He can learn it from YouTube as well. So please try to identify that these are the basic things that kids need to know. The reasoning. This is where the progress and development starts. So बिल्कुल coming जी। coming to the question number 3, another really important question. What basic steps can be applied at home to improve communication and social interaction? Do steps like turning off TV or detaching from the gadgets really help? जी बिल्कुल, मेथड्स में देखिए मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि गिव गुड क्वालिटी टाइम टू योर किड्स। मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ आप इन्वेस्टमेंट करें अपने बच्चों पे टाइम और एनर्जी की सूरत में। आप उनको अच्छा टाइम दें, अपनी अपनी रूटीन से हट के। आप बेशक जितने मर्जी बिजी हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन में आधा घंटा भी अपने बच्चे को दे दें तो दैट इज सफिशिएंट। पहली चीज तो ये है। और दूसरे वही वाली बात है कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट दें अपने बच्चों को, जहाँ पे आप उनको म्यूचुअल प्ले करें। देखें घर का एक आप रूम रखें जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, जिसमें टीवी ना हो, जिसमें गैजेट्स ना हो, और उसमें यह है कि आप उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज कराएं। अगर हम टॉडलर और स्पेसिफिकली अगर टीनेजर्स की बात करें, सॉरी टॉडलर और ये जो प्री स्कूलर्स छोटे बच्चे हैं, अगर आप इनकी बात करें तो इनकी आई कांटेक्ट पे, इनकी म्यूचुअल प्ले पे, इनकी कमांड फॉलोइंग पे काम करें। आई कांटेक्ट का सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं हैंड पपेट है। हैंड पपेट आप यूज करें तो आपका बच्चा आपको आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से देता है। इसके अलावा आप ब्लॉक बिल्डिंग करें बच्चों के साथ, पजल्स फिक्स करवाएं, और ये एक्टिविटीज जो है ना बहुत बच्चों के लिए एक तो सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाती हैं, दूसरा उनके अंदर एक रेसिप्रोकल स्किल्स डेवलप होती हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों के लिए आप उनके साथ फिजिकल गेम्स करें।
आप ट्रेम्पोलिन रखें, अगर ट्रेम्पोलिन नहीं है तो उसको ऑल्टरनेट कोई मैट्रिक्स पुराना आप ले लें उसके साथ, ताकि वो जंप करे। और अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करे। देखिए, उसको रोमिंग नहीं करने देनी है आपने घर में, आपने उसको बिजी रखना है। राइट पेरेंटिंग इज द की। राइट पेरेंटिंग का मतलब ये है कि अपने बच्चों को मजीद चैलेंजिंग ना बनाएं, बिल्कुल उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। और उनके लिए वही वाली बात है कि ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। देखिए, हम कहते हैं पौधे को अगर ज्यादा पानी दिया जाए ना तो वो जल जाता है। तो चीज ये है कि Totally agree. आप बैलेंस के साथ चलें, आप मॉडरेशन के साथ चलें, सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलें। और अपने बच्चों को देखें, आधा काम तो कुदरत करती है, बाकी आधा काम आपको करना है। नेचर वर्सेस नर्चर वाला फॉर्मूला है। तो बस ये सबसे पहली चीज ये है कि अपने बच्चे को कोशिश करें कि अगर बच्चा आपका अगर किसी डिसऑर्डर के साथ है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, तो डोंट ड्रैग देम इनटू योर वर्ल्ड। आपने उनकी दुनिया पे जंप करना है और उनको वो कुछ सिखा देना है खेल ही खेल में, कि वो सब काम करेंगे, वो सारे आपकी कमांड्स भी फॉलो करेंगे और आप बोलेंगे भी इंशाल्लाह। Inshallah. The common exercises that you can do while doing your work is giving high fives after every now and then. It really works on eye contact. This is an experimented, successful experiment done by me, and I really recommend it. When you're working in the kitchen, just come back to your kid for 2 minutes and 2 seconds and do a high five, and then go again and do your work and come back and ask for a eye contact and then do an high five. It really works. It seems like a very small activity, but it really works. एंड अनदर थिंग, क्रैश पैड, जैसे कि इन्होंने बोला कि आप मैट्रेस के ऊपर पिलोज डाल के क्रैश पैड बना दें सो दैट ही कैन जंप लाइक अ ट्रैम्पोलिन। हॉपस्कॉच तो हर घर में स्क्वायर्स होते हैं, वहाँ पे खेला जा सकता है एक गेम जिससे वो नंबर्स भी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जंपिंग भी लर्न कर रहे हैं, उनकी एनर्जी राइट वे में यूटिलाइज हो रही है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ चाइल्ड प्रोग्रेस फ्रॉम 3 words to a proper sentence? देखिए, अब पहली चीज तो ये है कि इसमें अब आपको पता चल गया कि आपके बच्चे के पास नाउन्स तो आ गए हैं, ठीक है, अब वो 1 वर्ड तो बोलता है। अब 3 वर्ड से अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अब ये पता चल गया है कि ये बच्चा इसके पास वोकेबलरी वर्ड्स में काफी सारे अब आ गई हैं बातें। अब उसमें आप उसके साथ जुमले बनाना सिखाने हैं उसको। उसका तरीका ये है कि आप इसमें सबसे इफेक्टिव, जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना तो हम ग्रुप में उनको बिठाते हैं। ग्रुप थेरेपी का जो एक एफिकेसी है वो ये है कि उसमें वर्बल और नॉन वर्बल बच्चे दोनों को बिठाया जाता है। फैसिलिटेट होता है ना, बच्चा बच्चों से बहुत ज्यादा सीखता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे को आपने एक सिखानी है नई टेक्निक, उसमें आप उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिखा सकते हैं ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप अब फ्लैश कार्ड, एक्शन कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए कि आप उनको प्रॉम्प्ट करते हैं इनिशियली। जैसे अब फ्लैश कार्ड में मैं उनसे पूछ सकती हूँ बच्चा क्या कर रहा है, तो वो बच्चा बताएगा बच्चा सो रहा है, ठीक है। और जब दूसरे की बारी आएगी, तीसरे की आएगी, तो वो खुद ब खुद फैसिलिटेट होगा। राउंड अबाउट क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट सिखा दिया बच्चे को, दिस इज अ बॉल, ये बॉल है, अच्छा बॉल कैसा है, किसका है, किसके पास है, तो बच्चा उसी तरह से आंसर करता है। और ये ग्रुप में जब ज्वाइंट एक्टिविटी होती है ना तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप स्टोरीज यूज करें, बुक्स यूज करें। सोशल स्टोरीज जो है वो बहुत फैसिलिटेट करती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को। जैसे हम सीक्वेंस स्टोरी कार्ड्स भी रखते हैं इस माम, जैसे मेरे पास ये 4 कार्ड्स हैं और इसमें एक स्टोरी है, ठीक है। तो ये 4 कार्ड्स की जरूरी नहीं कि आपके पास अगर ये कार्ड्स नहीं, आप घर में भी बना सकते हैं। तो इससे लैंग्वेज जो है वो बच्चा डेवलप करता है, इसमें ग्रामेटिकल स्किल्स सीखता है, इमोशन सीखता है, उसको ओरिएंटेशन का पता चलता है और जनरलाइजेशन स्किल्स का पता चलता है। तो चीज ये कि उसमें आप विजुअल्स यूज करें, मल्टी सेंसरी अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना, कि चले अगर एक चीज नहीं है तो आप बाकी उसकी सेंसेस को यूज करें। इनको ये विजुअल लर्नर्स भी होते हैं कुछ बच्चे, जैसे ऑटिज्म के बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स। ऑडिटरी ये इनपुट बहुत ज्यादा लेते हैं। तो आप बाकी मीन्स को, बाकी उसको मोड्स को यूज करें तो लैंग्वेज डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रेट ग्रेट, वेरी सिंप्लीफाइड आंसर, बिल्कुल एक एक चीज़ मुझे आसानी से समझ में आई है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, another really difficult dilemma that happens with kids और पेरेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता। होम बेस्ड strategies तो you can understand by logging on the internet and searching some
सर्चिंग सम सोशल एक्टिविटीज जो वो अपने सिबलिंग्स के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन हाउ टू रिड्यूस सेल्फ टॉक और इकुलेलिया? जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा ना कि सेल्फ टॉक क्यों कर रहा है वो, व्हाई इज ही डूइंग दिस। अगर तो वो बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग माइंड के साथ रोमिंग कर रहा है तो तभी वो सेल्फ टॉक करेगा, या फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो माँ, तो तब वो सेल्फ टॉक करते हैं। ये एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स है ना, कि स्टिमिंग भी करते हैं बच्चे, सेल्फ टॉक भी करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि आप उनको अच्छी रिप्लेसमेंट स्किल्स सिखाएं, आप उनको डिस्ट्रैक्ट करें। आप डिस्ट्रैक्ट करके आप उनको देखें, स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सेस भी यूज हो सकते हैं, और रीइंफोर्सेस याद रखें हमेशा आपकी एक्सेस में होंगे। वो बच्चे की तो उसमें विजुअल फोकस में होगा, लेकिन एक्सेस में आपकी होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करेंगे उसको, इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर लेकर आएंगे, उनको अच्छी रिप्लेसमेंट स्किल्स सिखाएं, एंगेज करें। जैसे अब स्टिमिंग करता है बच्चा, तो हम कहते हैं कि उसका हाथ पकड़ के आप उसके साथ राइम्स पढ़ना शुरू कर दें, तो बच्चा बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करेगा। उसको दूसरी बात ये है कि उसको एंगेज करें किसी भी एक्टिविटी में, एंगेज हिम सम एक्टिविटी, मेक हिम बिजी। उसको फ्री फ्लोटिंग माइंड के साथ ना होने दें, ताकि वो सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में अपने आप को इंडल्ज करे। दूसरी चीज आपने एक्रोलेलिया की पूछी है। एक्रोलेलिया एक हॉलमार्क है ऑटिज्म का। उसमें बच्चे जो सुनते हैं वही रिपीट करते हैं। मैं पूछूंगी आपका क्या नाम है, तो वो जवाब देंगे आपका क्या नाम है, वो अपना नाम आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। उसका सबसे बेस्ट, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं जो सबसे बेस्ट टेक्निक है एक्रोलेलिक स्पीच को एड्रेस करने की, वो ये है यूज ऑफ माइक। अब माइक, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हाई फाई साउंड सिस्टम वाला आप यूज करें, बच्चों के टॉयज में भी उस तरह के माइक्स माइक्स होते हैं। होते हैं। उसकी टेक्निक ये है कि जब आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं ये क्या है, या फॉर एग्जांपल मैं उसको कोई एक्टिविटी करा रही हूँ, मेरे पास एक बॉल है, एक बॉक्स है, और मैं उससे पूछ रही हूँ व्हाट इज इन द बॉक्स, तो या बॉल, वेयर इज द बॉल, सपोज मैं उससे पूछती हूँ वेयर इज द बॉल। अब मुझे पता है कि उसको आंसर देना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसको आंसर देना चाहिए इन द बॉक्स। अब जब मैंने उससे क्वेश्चन किया वेयर इज द बॉल, तो मैंने माइक यूज किया इन द बॉक्स, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसकी टोन आपने लो रखनी है, जो आंसर है वो हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो माइक में वो सुनेगा। आप बिलीव करें, जब मैं उसके पास माइक लेके जाऊंगी तो मैं क्वेश्चन को आहिस्ता से बोलूंगी वेयर इज द बॉल, तो आप बिलीव करें वो कहेगा इन द बॉक्स, माइक में वो हम्म। कहेगा इन द बॉक्स। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है एक्रोलेलिक स्पीच को एड्रेस करने के लिए। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप कोई और भी चीज यूज कर सकते हैं, आप पेन रख सकते हैं अपने हाथ में। लेकिन अगर इस चीज को हम आउटसाइड द सेशन करें, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इनिशियल वर्बल प्रॉम्प्ट यूज करें आप। इनिशियल वर्बल प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि आपने उसको इनिशियल साउंड पे क्यों दे दें आप उसको, ठीक है, हेल्प कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेशन में अगर बच्चा आता है, हम उसके सामने एक्शन कार्ड रखते हैं और हम उससे कहते हैं बेबी क्या कर रहा है, बेबी सो रहा है, ठीक है। अब वो ये नहीं बोलता कि वो कहता है बेबी क्या कर रहा है, तो हम इनिशियल साउंड को जैसे हम कहते हैं कि तो सिर्फ स साउंड को आपने उसके सामने रखना है। बेबी क्या कर रहा है, तो वो बोलता है सो रहा है, क्योंकि हमने उसको इनिशियल साउंड की क्यूइंग क्लू दे दिया, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्लूज आपने फेड भी करने होते हैं। आप माइक को हटा दें, बच्चे को सिर्फ आपने ट्रैक पे लाना होता है, ये उसको सिखाने के लिए, ठीक है। अगर बच्चा डिट्रैक्ट है ना, हमने उसको ट्रैक पे लेके आना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्लूज हैं या ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती है। Okay, this is very जी simple. In the start, we have to give prompts. जैसे आहिस्ता 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 करके हमने उन्हें रोकना है और बच्चे खुद ही ट्रेन हो जाएंगे to do this. Very easy to understand. Inshallah, it will work for most of us and we will try our level best to work on it. बहुत ही comprehensive answer था. Thank you so much. Coming back to next question. What innovations or developments are required in the field of special education? देखिए, मैं अब पिछले 7-8 सालों से इस शोबे में हूँ, तो अर्ली इंटरवेंशन पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग वेरी वेल। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम लोग लेके चल रहे हैं इस तरह के सेटअप्स को, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है अब अप टिल 80 आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है।
मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं, "अब हमारा बच्चा 18 साल का हो गया, अब हम कहाँ जाएँ?" ठीक है? बहुत सारे इदारे रिग्रेट कर लेते हैं आफ्टर 18 इयर्स। उसमें ये है कि जो नीड है ना, वो ये है कि इन बच्चों के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ, जहाँ पर हम इनको हुनर सिखाएँ, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। बहुत कमी है ऐसे इदारों की, मतलब आप कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पर तो बहुत काम हो रहा है कुछ 1-2 इदारे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ पे बिल्कुल भी जो है वो फ़ोकस नहीं है। देखिए इनको हमने इंडिपेंडेंट करना है। अब देखिए माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे तो कुछ ना कुछ कैच कर जाते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन से भी गुज़र जाते हैं। उसके बाद क्या है, जो सिवियरिटी के साथ है, स्पेशली जो जो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है बच्चा, they have a right to be accepted and acknowledged as a functional member of the society. तो हमें बिल्कुल उस चीज़ पे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है, वरना हर फील्ड में हिरा इनोवेशन और जो है ना प्रोग्रेस वो ज़रूरी है। जहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाती है चीज़, जहाँ पे स्टेटस quo कायम हो जाता है, वहाँ पे तो फिर डाउनफॉल ही शुरू हो जाता है। तो ऑनेस्टली इनोवेशन तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी और दूसरी बात ये कि है। ये जी। सब जो स्टार्ट किया गया है इसीलिए बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी वर थिंकिंग दैट देयर इज अ गैप दे नीड टू बी अ वॉइस एवरीवेयर फॉर these kids. They are as bright as our neurotypical kids. Coming to Hopin, where you are a co-founder, I was taking a look at that page and there were a lot of inspirational stories. बहुत मजा आया मुझे कुछ चीजें देखकर और I was really happy. कुछ बताइए, how do you feel when a child shifts to mainstream? जी, मेरा ऑब्जेक्टिव होपिन का यही है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। हमारे पास ज़ाहिर बात है चैलेंजिंग बच्चे आते हैं जो बोलते नहीं हैं या जो सही तरह से मतलब फंक्शनल नहीं होते। तो हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस के बाद उन बच्चों को हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में रेफ़र कर दें। तो यस हमारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे अब इस वक़्त जा चुके हैं और ये हमारी अचीवमेंट है। उसमें डिले स्पीच के बच्चे थे, कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे थे, कॉक्लियर इम्प्लांट के थे, डिफरेंट कैटेगरीज़ के, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी, नॉट स्पेयर, क्योंकि उनका आपको पता है कि डिफरेंट होता है लेवल। सो बाकी बच्चे दे हैव बीन रेफर्ड टू मेन स्ट्रीम्स। अल्लाह के फजल से और पेरेंट्स की दुआओं से होपिन जो है वो फ्लरिश कर रहा है, और दुआएं ही हमारा रिवॉर्ड हैं और वही हमारा रीइंफोर्सर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और क्वेश्चन जो जाते जाते मेरे जहन में आ गया बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनिशियल 2-3 टेक्निक्स जैसे कि आपने हम्म। इन बिटवीन कहा कि सकिंग स्किल्स जैसे कि स्ट्रॉ से बच्चे को पीना सिखाना बिकॉज इन बच्चों की ये स्किल वीक होती है इस तरह की 2-3 एक्टिविटीज प्लीज आप मुझे बताइए एक तो स्ट्रॉ से ड्रिंक करना कुछ भी सिखाना इज रियली इंपॉर्टेंट राइट बैलून बबल्स हम्म। बैलून फिल करना यस, राइट ब्लोइंग। ब्लोइंग या जी जी। ब्लोइंग और कुछ आप प्लीज ब्लोइंग एंड सकिंग, देखिए सकिंग तो बाद में आती है ना, जब बच्चा वो जो ब्लोइंग है ना वो पहले है। अब ओके ब्लोइंग स्किल्स में जैसे आप सबसे सिंपल जो टेक्निक है ना उसमें ये है कि हम डिफरेंट खुद भी ये बनाते हैं एक्टिविटीज, लेकिन उसमें जैसे छोटे छोटे आप टिश्यू पेपर्स रखें, जी जी तो जी अब वो बिल्कुल आप ब्लो करें उनको तो वो उड़ेंगे, तो बच्चा वो स्किल डेवलप करता है। फिर बबल ब्लोइंग है और भी बहुत सारे, जैसे हम बॉटल के साथ भी स्ट्रॉ रखते हैं तो उसमें हम ये तो नहीं कहते कि आप सर्फ डालें, क्योंकि बच्चा वो पी भी सकता है, उसको जी सक जी भी कर सोलो कर सकता है। सकता है जी हाँ, बच्चे जो बबल्स बनाते हैं बिल्कुल, तो उसमें ये है कि वो थोड़े से मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कि ब्लोइंग टेक्निक्स, देयर आर लॉट ऑफ ब्लोइंग टेक्निक्स। ये छोटी छोटी सी हम शेयर करते हैं पेरेंट्स को कि आप इस तरह से ब्लोइंग स्किल्स डेवलप करें, ताकि वो एक ये एक लिंक करता है ब्लोइंग स्किल में ना, इनका इनका इंट्रा और प्रेशर नहीं होता। आप बैलून्स ले सकते हैं, बैलून्स आप एग्जैक्टली बैलून्स बच्चों को कहें कि वो उसको ब्लो करें। कैंडल्स रख सकते हैं, यूज ऑफ कैंडल्स, आप कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं। तो कैंडल्स डिपेंड करता है। जी कैंडल्स बिल्कुल, उससे सो बच्चों का इंट्राओरल प्रेशर बढ़ता है। और इस एक्टिविटी में आई एम श्योर दे विल टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट थैंक यू या yeah, thank you so much, Shazia, for joining us today. It was really nice talking to you, and plus, it was really informative. Inshallah, we will be turning back to you with a lot of questions. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का. Thank you very much, Shazia, for joining us. See you later. Allah Hafiz.